Welcome student, I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Amnaur Saran. Today I am going to complete topic that was the process of credit creation by commercial bank. In last class we have discussed what is the credit creation and how bank creates credits. But in the last time, due to technical problem, we left some remaining parts of credit creation that is very important to do. As we know that cash reserve ratio is the ratio of cash to the total deposit which commercial bank have to keep in hand or itself with itself एज ए आइडियल कैश बैलेंसेस। यानी कि जो कैश रिजर्व रेशियो होता है हर कमर्शियल बैंक को जितना भी डिपॉजिट होता है उसका कुछ प्रतिशत एक तरह से कैश के रूप में रखा जाता है बैंक में, क्योंकि जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनके आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए बैंक को वो कैश के रूप में रखना जरूरी होता है। और ये देश के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो होते हैं, जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके मॉनेटरी पॉलिसी से डिसाइड होता है कि वो कैश रिजर्व रेशियो कितना प्रतिशत होगा। पहले तो बहुत अधिक हुआ करता था, आज के डेट में धीरे धीरे बैंकिंग जो रिफॉर्म हुए, फाइनेंशियल रिफॉर्म हुए, उसमें कैश रिजर्व रेशियो घटाकर आजकल कम किया गया है, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन यानी मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन तभी होगा जो कैश रिजर्व रेशियो कम होगा, यानी मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कैश रिजर्व रेशियो जो है ये दर्शाता है कि बैंक कितना प्रतिशत कैश के रूप में जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको रखेगा, और जो रिमेनिंग बचे हुए पार्ट्स होंगे, शेयर होंगे डिपॉजिट्स का, वो लोन्स, एडवांसेज और इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट बैंक लगा सकती है। गवर्नमेंट नहीं, बैंक, कमर्शियल बैंक का ये कार्य है क्रेडिट क्रिएशन। तो यहाँ पे हम पहले ये समझ लें कैश रिजर्व रेशियो है क्या। ये एक रेशियो है जो कुल जो डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिटेड अमाउंट जो होते हैं, उसका कैश के रूप में कितना अमाउंट रखा जाता है उस, और टोटल डिपॉजिट कितना है, इन दोनों का रेशियो कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो कैसे प्रभावित करता है क्रेडिट क्रिएशन या डिपॉजिट क्रिएशन या एक तरह से मनी सप्लाई। तो बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो और एक डिपॉजिट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है। डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज द इनवर्स ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/r, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। यानी कि के जो होता है, के इज इक्वल टू 1/r। यहाँ के दिखाता है डिपॉजिट मल्टीप्लायर, 1 कांस्टेंट है, और आर जो है कैश रिजर्व रेशियो यानी कितना प्रतिशत कैश के रूप में रखना है वो दर्शाता है। तो यहाँ क्लियर हो गया, डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/r। यानी कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है डिपेंड करता है आर का, जो इन्वर्सली रिलेटेड है दोनों। अगर कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा होगा तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर कम होगा, कैश रिजर्व रेशियो कम होगा तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर अधिक होगा। तो इससे साबित हो रहा है अगर CRR अगर बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, मॉनेटरी अथॉरिटी ने या RBI ने, तो बैंक को है क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएगी। अगर CRR कम कर देगी तो बैंक, कमर्शियल बैंक का जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, जिससे उसका क्रेडिट क्रिएशन या डिपॉजिट जो होगा ज़्यादा अमाउंट में बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप है। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने पहले 20% कैश रिजर्व रेशियो रखा था,
यानी कि अगर 100 रुपया अमाउंट हो डिपॉजिट का तो 20 रुपये कैश रिजर्व के रूप में बैंक को रखना होगा बाय एक्ट ऑफ आरबीआई और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न कंट्री। और 80 रुपये जो है एडवांसेज और लोन्स के थ्रू पब्लिक को या किसी फर्म को, इंडस्ट्री को दे सकती है कमर्शियल बैंक, जिस पे इंटरेस्ट भी अर्न कर सकती है। उस 80 रुपये को डायरेक्ट कैश के रूप में ना देकर जो बोरोवर हैं उनके नाम पे डिपॉजिट अकाउंट खोल दिया जाता है बैंक द्वारा, क्योंकि वो जो बोरोवर हैं डायरेक्ट कैश नहीं लेते हैं, उनके अकाउंट पे बैंक क्या करती है, उनके नाम पे अकाउंट खोलकर उन्हें चेक दे देती है। ज़रूरत पड़ने पे वो लोग अपना विड्रॉ करते हैं थ्रू द चेक। यानी कि एक तरह से जो लोन्स एंड एडवांसेज है वो फाइनली किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, डिपॉजिट में, डिपॉजिट अकाउंट में, यानी डिपॉजिट क्रिएट हो रहा है और उसी को क्रेडिट क्रिएशन का नाम दिया जाता है। अब वो जो डिपॉजिट है उसका भी कुछ प्रतिशत, जो 80 रुपया था उसका 20% बैंक, कोई भी बैंक क्या करेगी, कैश के रूप में रख लेगी। यानी कि 20%, यानी कि 80 का 20 कितना हुआ, 16 रुपये। 16 रुपये अपने आइडियल कैश के रूप में रखेगी बैंक, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो लोन्स एंड एडवांसेस देगी पब्लिक को, फर्म को, इंडस्ट्री को थ्रू द ओपनिंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट। And the bank provides checkable facility to the borrower। यानी कि फिर यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट क्रिएट होगा, यानी क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा, यानी मनी का एक्सपेंशन होगा, डिपॉजिट का एक्सपेंशन होगा। और इससे क्या होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा और इसी को क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस हम लोग कहते हैं, जैसा क्लास में समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि ये कितना हो सकता है। तो 20% अगर 100 रुपये का है, यानी कि 20% 100 का कितना होगा, 0.2, 0.2 वैल्यू आएगा आर का, प्रतिशत में ना दिखाकर हम उसका डेसिमल फॉर्म में दिखाएं तो, यानी कि अगर डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकाले डी इज इक्वल टू 1/0.2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/0.2 यानी 5 होगा। यानी जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर का वैल्यू है 5 के बराबर हुआ। 2×5 = 10, हाँ 5 के बराबर हुआ। यानी कि जो मनी का क्रेडिट क्रिएशन होगा यहाँ 5 गुना हो सकता है, यानी जितना भी डिपॉजिट होगा उसका 5 टाइम्स क्रेडिट क्रिएशन या डिपॉजिट क्रिएट हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। यानी कि 100 रुपया था तो 100 का 5 गुना होगा, 500 के बराबर क्रेडिट क्रिएट होगा। और अगर 1000 होगा तो 1000 इंटू 5, चूँकि डिपॉजिट मल्टीप्लायर 5 है, 1000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5000। यानी 1000 के डिपॉजिट से 5000 के बराबर क्रेडिट क्रिएट हो जाएगा। सोचिए मनी का जो लिक्विडिटी है कितना फास्टली प्रभावित होगा, मनी का सप्लाई भी बढ़ जाएगा और इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा क्रेडिट क्रिएशन से। बैंक का रोल इतना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं 20% था, अब इसको घटाकर गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए और मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए उसको 10% कर दिया कैश रिजर्व रेशियो। तो 10% है, यानी कि 0.1 वैल्यू आया डेसिमल फॉर्म में कैश रिजर्व रेशियो का। और इस 0.1 है, यानी कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/r, यानी 1/0.1, यानी कि 1/0.1 इज इक्वल टू 10, यानी डिपॉजिट मल्टीप्लायर के का वैल्यू यहाँ पे 10 है। यानी जो भी मनी अमाउंट डिपॉजिट होगा उसका 10 टाइम्स ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन यानी मनी सप्लाई और डिपॉजिट एक्सपेंशन हो सकता है। तो यहाँ पे उस टाइम कितना था, 5 टाइम्स होता था एक्सपेंशन लोन्स एंड एडवांसेज में, अब हो रहा है 10 टाइम्स, यानी कि ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन और मनी सप्लाई हो सकता है इकोनॉमी में। अब 10 टाइम्स है तो 100 रुपया अगर होगा, 1000 होगा, 1000 गुने 10 इज इक्वल टू 10,000 हो गए। अगर 5000 होगा तो 5000 गुने 10 यानी कि 50,000।
5,000 गुने 10 50, यानी कि अब कैश रिजर्व रेशियो के कम होने से क्रेडिट क्रिएशन बहुत अधिक बढ़ जा रहा है। यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप डिपॉजिट मल्टीप्लायर और कैश रिजर्व रेशियो का है, जिससे कहा जाता है डिपॉजिट का मल्टीप्लायर जो है बढ़ जाएगा अगर कैश रिजर्व रेशियो कम किया जाएगा, और उसके उल्टा भी हो सकता है। तो इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन का क्षमता निर्धारित होता है किस पे? कैश रिजर्व रेशियो से। तो यहाँ पे बैंक का जो प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए हमें कैश रिजर्व रेशियो को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसी के साथ हम लोग ये देख लिए रिलेशनशिप। अब बैंक का कुछ लिमिटेशंस होते हैं कैश क्रेडिट क्रिएशन में, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला लिमिटेशंस है क्रेडिट क्रिएशन में बैंक का सबसे बड़ा समस्या आता है कि अमाउंट रिजर्व के रूप में, कैश के रूप में, कैश कितना बैंक के पास अवेलेबल है। यानी बैंक के पास अगर कैश बहुत मात्रा में हो तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। यानी लोन्स एंड एडवांसेज बैंक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराएगी, इन्वेस्ट करेगी, जिससे क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। अगर अमाउंट ऑफ कैश हेल्ड इन कमर्शियल बैंक इज़ लेस, देन क्रेडिट क्रिएशन विल बी ऑल्सो लोअर। तो कैश कितना है बैंक के पास, अपना पहले का कैश, उस पर निर्भर करता है कि क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा कि कम होगा। अगर जिसके पास कैश कम हो, कैश मनी रिजर्व अमाउंट, तो उसको वो यूज नहीं कर पाएगी, कम से कम यूज करेगी, यानी क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। अगर कैश उसके पास ज़्यादा है, बैंक के पास कैपिटल, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकेगी। एक हो गया, ये लिमिटेशंस है। दूसरा है, हम लोगों ने कैश रिजर्व रेशियो की बात कर चुके हैं डिपॉजिट मल्टीप्लायर के थ्रू। तो रेशियो ऑफ कैश रिजर्व भी प्रभावित करता है क्रेडिट क्रिएशन में। अगर कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, कैश रिजर्व रेशियो कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा से ज़्यादा बैंक कर सकती है। ये लिमिटेशंस है। अगला इसमें ये है थर्ड जो लिमिटेशंस है, पब्लिक डिजायर टू होल्ड कैश। मतलब आम जनता जो देश की है, जो इकोनॉमी की जो जनता है, वो उनकी इच्छा क्या है कैश अपने पास रखने की। अगर पब्लिक जो है, जो अर्न कर रही है मनी, उसको अपने पास आइडल रूप में, स्टेशनरी रूप में अपने पास रखें, अपने घर में रखें, तो क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता जो है बैंक का कम हो जाएगा। क्योंकि पब्लिक की जो साइकोलॉजी है कि अपने पास रखना चाहिए मनी, बैंकिंग हैबिट ना हो, तो उस स्थिति में बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन क्षमता है वो कम हो जाएगा। इसीलिए बैंकिंग हैबिट्स पब्लिक के पास हो तो ठीक है, और ना हो तो क्रेडिट क्रिएशन का जो एबिलिटी है बैंक का बहुत ही कम हो जाएगा। ये यानी कि पब्लिक के बैंकिंग हैबिट्स पे, उसके साइकोलॉजी पे निर्भर करता है क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा हो कि कम हो। चौथा पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस कंडीशन इन द कंट्री। यानी बिजनेस कंडीशन, इकोनॉमी का क्या स्थिति है, इकोनॉमी में बिजनेस ट्रेड का क्या स्थिति है, उस पर भी क्रेडिट क्रिएशन निर्भर करता है बैंक द्वारा। अगर इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ रहा हो, इंडस्ट्री बढ़ रहा हो, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ हो, और सर्विस सेक्टर का, हर सेक्टर का ग्रोथ हो रहा हो, तो वहाँ पे बैंकिंग हैबिट्स, लोगों का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बढ़ जाता है, जिससे क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता बैंक की बढ़ जाती है। और जहाँ पे इकोनॉमी रिसेशन में हो, डिप्रेशन में हो, वहाँ पे इकोनॉमी डाउनफॉल होगा, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होंगे, एग्रीकल्चर में नहीं होंगे, सर्विस सेक्टर डाउन होगा, तो वहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन कम से कम होगा, और बहुत बैंक का रोल धीरे धीरे कम होता जाएगा क्रेडिट क्रिएशन में। फिफ्थ पॉइंट है बैंक इन इफ़िशियंसी। अगर बैंक इनएफिशिएंट हो, उसमें काम करने वाले जो कैशियर्स हैं, क्लर्क्स हैं, मैनेजर हैं, और उसके ऑफिसर्स जो हैं, अगर इनएफिशिएंट हो, सही से इफ़िशिएंटली प्रोडक्टिव ना हो, और एक तरह से काम करने में अनप्रोडक्टिव हो, उनका क्षमता ना हो, एबिलिटी स्किल्स ना हो, तो वहाँ पे भी क्रेडिट क्रिएशन कम से कम होगा। इसीलिए बैंक में जो इतने भी जॉब करने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, उनमें एबिलिटीज़, स्किल्स अपग्रेडेशन होते रहना चाहिए, जिससे बैंकिंग जो क्रेडिट क्रिएशन है ज़्यादा से ज़्यादा हो।
अगला पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी पे भी निर्भर करता है क्रेडिट क्रिएशन। हम जानते हैं कि कैश रिजर्व से रेशियो है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर है, ये डिसाइड किया जाता है देश के मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा, और ये आरबीआई डिसाइड करती है। देश की सेंट्रल, हमारे भारत का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है, वो डिसाइड करती है कि सीआरआर क्या हो, रेपो रेट क्या हो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या हो, और उसके अलावा रिवर्स रेपो रेट क्या हो। तो ये भी डिसाइड करता है क्रेडिट क्रिएशन बैंक का क्षमता कितना हद तक आगे एफिशिएंट हो सकता है, कितना इनएफिशिएंट, क्योंकि हर कमर्शियल बैंक को देश के सेंट्रल बैंक के एक्ट को फॉलो करते हुए ही बैंकिंग फंक्शंस करने होते हैं। तो हम आज इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। हम लोगों ने 3 क्लास में क्रेडिट प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक पढ़ा। तो फर्स्ट दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ क्रेडिट, डेबिट, डेट एंड पर्पज़ ऑफ क्रेडिट। उसके बाद दूसरे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ द क्रेडिट क्रिएशन, मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट एंड डिपॉजिट एक्सपेंशन क्या है। और आज हम लोगों ने इसके क्रेडिट क्रिएशन में डिपॉजिट मल्टीप्लायर यानी कैश रिजर्व रेशियो का इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, और उसके साथ क्या क्या लिमिटेशंस है क्रेडिट क्रिएशन में बैंक का, डीपली डिस्कस कर लिया। और इस टॉपिक को यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।